जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और एनवायरनमेंट घटना चक्र की 2 क्लास हो चुकी हैं। उनमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज सेकंड चैप्टर चलेगा, इकोलॉजी। ठीक है, सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसे कंप्लीट ही कर लें, क्योंकि 6-7 चैप्टर हैं और कोशिश करेंगे कि 7-8 दिन के अंदर इसको घटना चक्र को कंप्लीट करा दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समरी देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस। समरी देखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी में रह जाते हैं, क्वेश्चन में नहीं आते हुए पॉइंट जो समरी में आ जाते हैं। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को दिखाती है इकोलॉजी। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द टर्म जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैक्ली। ये टर्म इन्होंने अर्नस्ट हैक्ले जो थे उन्होंने ये टर्म दिया था इकोलॉजी 1866 में, टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। अर्नेस्ट हैकेल यूज्ड द टर्म ओइकोलॉजी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली। इन्होंने जो अर्नेस्ट हैक्ले जो थे इन्होंने इकोलॉजी के बजाय ओइकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था, और जिसको इन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। द वर्ड ओइकोलॉजी इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग 2 ग्रीक वर्ड्स। ओइकोस से मिलके बना है ये, और लोगोस से। ओइकोस का क्या मतलब है? हाउस और लिविंग स्पेस, और लोगोस का अर्थ है साइंस ऑफ स्टडी। अकॉर्डिंग टू हैकेल, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ द एनिमल बोथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इट्स इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू यूजीन ओडम, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है। दोनों का ध्यान रखें। यूजीन ओडम ने ये वाली डेफिनेशन बताई है और हैकेल ने ये वाली डेफिनेशन बताई है। अब ये क्या है? आउटलाइंस ऑफ इंटर रिलेशंस अमोंग प्लांट्स, एनिमल एंड क्लाइमेट। ये बता रहे हैं कि सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। कैसे? सोयल में क्या होती है? वेजिटेशन होती है, और वेजिटेशन क्लाइमेट को प्रभावित करती है, और क्लाइमेट एनिमल को प्रभावित करता है। तो सब क्या है? एक दूसरे पे क्या है? इंटर रिलेशन है सबका एक दूसरे से। नाउ इकोलॉजी हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद ए ब्रॉड डायमेंशन। नाउ इट आल्सो इंक्लूड स्टडी ऑफ ह्यूमंस, सोसाइटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इन सब की स्टडी अब इसमें इंक्लूड होगी है। इट इज़ ए फंडामेंटल नेचुरल सिस्टम हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट। In 1935, A.G. Tonsley proposed that the concept of ecosystem. According to him, ecosystem is a type of physical system formed by biotic और abiotic component. ठीक है, एक फिजिकल सिस्टम है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बना है, जैविक और अजैविक से। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम है ये। दिस सिस्टम में डिफर इन देयर साइज में डिफर होते हैं ये। कार्ल मोबियस कार्ड द आइडिया ऑफ द इकोसिस्टम एज बाइकोनोसिस। ठीक है, बाइकोनोसिस। कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम के आइडिया को क्या बोला है? बायोकोइनोसिस। फोर्बोस कार्ड इकोसिस्टम एज माइक्रोज्म। फोर्बोस ने इसको माइक्रोज्म बताया है। इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की फंक्शनल यूनिट है ये। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज वाटर ड्रॉपलेट। इतना स्मॉल भी हो सकता है। These kinds of ecosystem are known as microsystem बोलते हैं इनको, जो वाटर की ड्रॉपलेट से जैसे छोटे होते हैं। On the other hand, it can be as large as ocean, और इतना बड़ा भी हो सकता है जितना ओशियन है। Our Earth is itself an huge ecosystem. Biosphere is a thin layer of soil, rock, water and air. ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं सब, इनकी थिन लेयर को बोलते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ ए बेसिक ग्लोबल सिस्टम हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। Ecosystem is a functional unit of nature in which biotic factors interact with abiotic factors and forms a living unit. बायोटिक फैक्टर जो हैं एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं और एक लिविंग यूनिट को फॉर्म करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? इट कवर्स ऑक्यूपाइज ए डेफिनिट एरिया इन द बायोस्फीयर। एक तो इसका डेफिनिट एरिया होता है। द इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। Ecosystem has its own productivity. Ecosystem is an open system where there continuous input and output of energy and substances. ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है ये, इन कंजक्शन with non-living component of their environment, things like air, water and mineral, soil,
ये सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट इट इज नॉर्मली एन ओपन सिस्टम विद ए कॉन्टिन्यूअस बट वेरिएबल इनफ्लक्स and loss of materials and energy. An ecosystem is an overall integration of the whole mosaic of the interacting organism and their environment. और it is a functional unit, basic functional unit है. It consists of biotic, abiotic component interacting with each other. It is a functional unit, is capable of energy transformation and circulation and accumulation. ठीक है. Different types of ecosystem are present in different areas. अलग अलग एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं. ऑल कंपोनेंट्स दैट टेक पार्ट इन म्यूचुअल इंटरेक्शन इन द बायोस्फीयर फ्रॉम एन इकोसिस्टम फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बायोस्फीयर बाय डिफरेंट बायोलॉजिकल एसोसिएशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर को फॉर्म करते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल एसोसिएशन से. ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस. दस इकोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ये क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के. इमेज क्लियर नहीं आ पाई है, सॉरी. अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में देख लेना, ठीक है. ये बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट बताए हैं इकोसिस्टम के इसके अंदर. नेक्स्ट है, चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर इज. ये क्या है, इसमें बताया पॉपुलेशन से कम. एक सेकेंड, हाँ, ये है फिगर ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. तो ये क्या है, कंपोनेंट है इकोसिस्टम के. तो ये है एबायोटिक कंपोनेंट, ये है बायोटिक. बायोटिक में क्या क्या आता है, बायोटिक में प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर है और हैं डिकम्पोजर्स. ठीक है. और एबायोटिक में है फिजिकल कंपोनेंट आते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट. और फिजिकल कंपोनेंट में आते हैं लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ और ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टोपोग्राफी. टोपोग्राफी में आता है हाइट और स्लोप. ठीक है, इस पर डिपेंड करती है टोपोग्राफी और एयर. ठीक है, ये तो सब हो गए फिजिकल कंपोनेंट. और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं वाटर, सोयल और एटमॉस्फेरिक गैसेस आती हैं, मिनरल्स और रॉक्स, एलिमेंट्स आते हैं जैसे मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना. ये सारे एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में. ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट और ह्यूमस एंड यूरिया. ठीक है, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर इज. ये इसका क्या है, करेक्ट ऑर्डर है. पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप. ठीक है, ये इसका एक ऑर्डर है, क्रम से लगा क्रम है इसका. द नंबर ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज देयर पॉपुलेशन. जो सेम स्पेसीज की लिविंग बींग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर देन टू एथनिक ग्रुप्स क्रिएट्स ए कम्युनिटी. और दो अगर अलग अलग ग्रुप की पॉपुलेशन है तो उनसे मिलके बनेगी कम्युनिटी. और कुछ कम्युनिटी मिलके क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम को बनाती हैं. इन ए फिक्स्ड टेरेन वन और मोर इकोसिस्टम्स आर फाउंड. दीज इकोसिस्टम्स टुगेदर फॉर्म ए लैंडस्केप ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन. ठीक है, इकोसिस्टम से मिलके क्या बनता है, पार्टिकुलर रीजन का लैंडस्केप. कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी. इकोलॉजी के कंपोनेंट क्या क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग बींग्स. बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं लिविंग बींग्स को. एंड दैट शेप एन इकोसिस्टम. बायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड हैं प्लांट हैं, जैसे प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको, प्लांट हैं. कंज्यूमर्स होते हैं एनिमल और ह्यूमंस. और डिकम्पोजर्स होते हैं फंगी एंड बैक्टीरिया. एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जनरली फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया इन नेचुरल इकोसिस्टम बट इज मेड एंड कंट्रोल बाय ह्यूमंस. Orchards, farmlands, gardens and human-made reservoirs
ये सब क्या है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, ये जितने भी इन्होंने नाम बताए सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऑर्चार्ड हो गया, फार्मलैंड हो गया, गार्डन हो गए, ह्यूमन मेड रिजर्वर हो गए। ठीक है, इकोसिस्टम कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड एज एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। और जो लेक हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, ये सब क्या है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैन बी क्लासीफाई किया जा सकता है इनको। इकोसिस्टम टेरेस्टेरियल होता है, एक्वेटिक होता है और मैन मेड होता है। टेरेस्टेरियल में आते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। और एक्वेटिक में आते हैं एक तो नॉन सैलाइन वाटर और एक सैलाइन वाटर। नॉन सैलाइन वाटर में पोंड है, लेक है और वाटरफॉल है। इनका वाटर कैसा होता है, नॉन सैलाइन। और सैलाइन होता है, सैलाइन लेक हुआ, एस्च्यूरी हुआ, ओशियन। ठीक है, इनका वाटर होता है सैलाइन। और मैन मेड में आता है फार्मलैंड, एक्वेरियम, स्पेसशिप, ये सब मैन मेड है। ठीक है, अंडर मैन मेड इकोसिस्टम एग्रीकल्चर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। Aquatic ecosystem refers to the living and non-living parts of a water body and the interaction that take place among them. ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग पार्ट जो होते हैं वाटर बॉडी के, उन सबको रेफर करता है ये, और आपस में उनके इंटरेक्शन को दिखाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इन द मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। Marine ecosystem covers approximately 70% of the Earth's surface and contain approximately 97% of planet's water. Approximately 85% of the dissolved materials in sea water are sodium और क्लोरीन। ठीक है, ये डिजोल्व मटेरियल कितना है, सोडियम और क्लोरीन कितने परसेंट है, 85% है, सी वाटर में पाए जाते हैं। मतलब 85% जो है डिजोल्व मटेरियल का सी वाटर में वो सोडियम और क्लोरीन है। अनदर फीचर स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द मैरीन इकोसिस्टम। ये है, इसको देख लेंगे, ये स्ट्रेटिफिकेशन है ओशियन का, इसकी फिगर है ये, और इस फिगर को आप देख लेना। द ओशियंस आर द क्रेडल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ विच हार्बर ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम कैन मैच द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ ए कोरल रीफ not only in some species but also in variety and originality of survival strategy. अब ecological imbalance, the disruption of the natural balance of an ecosystem by natural or human caused disturbance is known as ecological imbalance बोलते हैं। जब क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। However, wildlife conservation and prevention of environmental pollution is helpful in maintaining ecological balance. Deforestation क्या है, is one of the main cause of ecological imbalance. ये डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है ये मेन कॉज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का। While desertification, floods and famines and rainfall variations are secondary cause of deforestation. ये भी डिफोरेस्टेशन के कॉज हैं। ठीक है, और कॉज क्या है डिफोरेस्टेशन के, क्या क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू ग्रेजिंग लैंड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड में बदल दिया इसको, और जूम कल्टीवेशन है, फॉरेस्ट फायर है, वुड कटिंग फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज़, और लैक ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, अर्बेनाइजेशन है, हैवी डिमांड ऑफ पेपर्स, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, डिफोरेस्टेशन के कॉज हैं। कैरिंग कैपेसिटी, the carrying capacity of a biological species is an environment is the maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely given the food, habitat, water and other necessities available in the environment. Carrying capacity is the number of individuals an environment can support without significant negative impact on the given organism and its environment. ठीक है, ये carrying capacity है, क्षमता को बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट की। Whenever the population increase more than carrying capacity, जब कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो इट पुट्स प्रेशर ऑन द इकोसिस्टम। तो क्या होता है, इकोसिस्टम पे प्रेशर हो जाता है क्रिएट। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम भी एक लिमिटेड ही झेल सकता है ना पॉपुलेशन की, क्योंकि हैबिटेट भी देना है उसको, फूड भी देना है, वाटर भी देना है, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा तुरंत। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द इकोसिस्टम। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यह ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज शेप्ड के रिप्रेजेंट द बियरिंग कैपेसिटी।
ठीक है, ये दिखाया गया है, ये दिखा रहा है पॉपुलेशन को, एस शेप्ड जो है ये दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है कैपेसिटी। द बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव capacity of an organism under optimum environmental conditions. It is denoted with the letter R. However, there is a limit beyond which the environment cannot sustain organismal growth. This limit is called carrying capacity. फूड वेब और फूड चैन, ये क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज दैट एनर्जी मस्ट पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनोदर। ये जो इन्होंने बताया कि सबसे जो नेचर का जो मोस्ट ऑब्वियस फैक्ट है वो क्या है एस्पेक्ट, कि एनर्जी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जानी चाहिए। व्हेन हर्बीवर्स एनिमल फीड ऑन प्लांट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट टू एनिमल। ठीक है, जब हर्बीवर्स जो एनिमल्स होते हैं प्लांट को खाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो प्लांट से किस में चली जाती है? एनिमल के अंदर। इन एन इकोसिस्टम सम ऑफ द एनिमल्स फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाइल सम फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट क्रिएट द फूड चैन। इससे क्या बनी रहती है? फूड चैन बनी रहती है। ईच चैन यूजुअली हैज़ ओनली 4 to 5 सच लिंक्स। ठीक है, एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सब जो सब्सटेंस हैं उनको कंज्यूम करके क्या होता है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है और इसको ही क्या बोलते हैं? और फूड बोलते हैं इसको। फूड चैन डेपिक्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चैन क्या होता है? ये एनर्जी के फ्लो को डेप्लिक्ट करता है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। नोटेबली दिस फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शनल में चलता है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन वन ऑफ द फूड चैन ऑफ ग्रासलैंड इज एज फॉलोज। इसमें दिखाया गया है ग्रास को कौन खाता है? ग्रास क्या है? ग्रास को ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग को खाता है स्नेक। ठीक है, ग्रास क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ग्रास होपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ और स्नेक हुआ टर्शियरी कंज्यूमर। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन आल्सो फॉर्म ए फूड चैन। ये भी फूड चैन बनाते हैं। ग्रास क्या है? ये ऑटोट्रोफ है और ग्रास को कौन खाती है? गोट खाती है। ठीक है, ये एक हर्बीवर्स कंज्यूमर है और गोट से को ह्यूमन्स यूज़ करता है, ह्यूमन खाते हैं। ठीक है, इस तो ये क्या है? ओमनिवर्स कंज्यूमर गोट। ठीक है, इन फूड चैन देयर आर ट्रॉफिक लेवल्स, ऑटोट्रोफ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, गोट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये ह्यूमंस। द प्राइमरी कंज्यूमर इज द हर्बीवर्स दैट फीड ऑन द प्लांट। द सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल कार्निवर्स फीडिंग ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवर्स हैं दैट फीड ऑन द प्लांट, जो कि प्लांट को खाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। एंड द टर्शियरी कंज्यूमर इज द लार्ज कार्निवर्स। ये सबसे बड़े कार्निवर्स होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। मैन इज द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर हु फीड्स ऑन बोथ प्लांट एंड प्रोडक्ट द मीट। ठीक है, ये दोनों ही हैं, ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है मैन। अब है फाइटोप्लैंक्टन आल्सो नोन एज माइक्रो एल्गी are similar to terrestrial plant in that they contain chlorophyll and require sunlight to live and grow. Most phytoplanktons are buoyant and float in the upper part of the ocean. Where sunlight penetrates the water, phytoplankton also require inorganic nutrients such as nitrate की नीड होती है इनको, फास्फेट की और सल्फर की, which they convert into protein, जिसको ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूशन फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये, और कहाँ मिलता है? ये ओशियन और डीप वाटर में मिलता है। रूटेड प्लांट्स ये मिलते हैं शैलो वाटर में, इनका इकोसिस्टम है शैलो वाटर। और ग्रास ऑफ डिफरेंट काइंड एंड फॉरेस्ट प्लांट्स, इनका इकोसिस्टम है ग्रासलैंड। क्रॉप प्लांट्स, इनका इकोसिस्टम है क्रॉपलैंड। इन ए फूड चैन मेनली हर्बीवर्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं हर्बीवर्स को। डियर क्या है? एक हर्बीवर है और ये एक प्राइमरी कंज्यूमर है। आंट फॉल अंडर बोथ डिकम्पोजर और प्राइमरी कंज्यूमर एंड स्केवेंजर, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं इसको, डिकम्पोजर भी। ठीक है, और इसको स्केवेंजर भी बोलते हैं। इट ईट्स प्लांट को ईट करती है एंड रिसीव एनर्जी फ्रॉम सेल्यूलोज। टाइगर इज कार्निवर्स है टाइगर, एंड फॉक्स क्या है? ओमनीवर्स है। डिकम्पोजर आर नेचर्स रिसाइकल्स एज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, रिसाइकल हो जाते हैं नेचर के अंदर। नेचर रिसाइकलर्स हैं ये, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो डेड बॉडीज़ हैं प्लांट्स एनिमल्स हैं, इनको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं।
द टर्म ऑर्गेनिक मैटर रेफर्स टू द मैटर दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं ना। डिकम्पोजर्स आर मेनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट एंड माउल्ड्स दैट ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। एक कॉमन मैरीन फूड चैन इज, एक मैरीन की फूड चैन क्या है? डाइटम है, डाइटम के बाद आता है क्रस्टेशियंस और उसके बाद आता है हैरिंग। फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में होता है ये फ्लो एनर्जी का। द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन, सन से तो एनर्जी किस में आती है? प्लांट के अंदर। थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड, दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए फूड चैन। फूड चैन में क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में पास हो जाती है। द एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। वापस तो प्लांट में रिटर्न नहीं हो सकती है ये। दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल। अब क्या है? सनलाइट है, देखो फ्लो चार्ट है ये एनर्जी का इकोसिस्टम में। सनलाइट से एनर्जी ली प्रोड्यूसर ने, है ना। प्रोड्यूसर को ईट करता है हर्बीवर्स, हर्बीवर को ईट करते हैं कार्निवर्स और इस कार्निवर्स को टॉप कार्निवर्स, ठीक है। और हर्बीवर्स में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवर्स में सेकेंडरी, और जो टॉप कार्निवर्स होते हैं इसमें आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। बायोस्फीयर इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can be changed from one form to another, ठीक है। नष्ट नहीं होती है एनर्जी कभी भी, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics, during the process of energy conversion, a part of the energy is always lost in the form of heat. So the product will always have lesser energy than their constituent matters, from which product is formed. Magnitude of energy always decrease when it passes from one trophic level to another, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड एनर्जी होती है हमेशा डिक्रीज होती है जब एक ट्रॉफिक से दूसरे के पास ये जाती है। It is notable that herbivores can only assimilate 10% of the gross productivity of products. The 10% law of transfer of energy from one trophic level to the next was introduced by Raymond लिंडरमैन इन 1942। इन्होंने ये जो 10% लॉ जो था एनर्जी का, ये बताया था कि 10% लॉ जो है ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो 10% जो एनर्जी का क्या होती है ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? रेमंड लिंडरमैन ने 1942 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी from organic matter is stored as flash. The remaining is lost during transfer, broken down in respiration or lost to complete digestion by higher trophic level, ठीक है। बाकी तो क्या हो जाती है? लोस्ट हो जाती है, केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। Thus at every level of the food chain, first, second, third and top level, the consumer converts only 10% of the accumulated energy into his body weight, ठीक है। About trophic levels, there are 4 types of trophic level in the food chain of the ecosystem। 4 लेवल है ये। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर ऑटोट्रोप्स बोलते हैं इनको। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हर्बीवर्स बोलते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, इनको बोलते हैं कार्निवर्स। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इसमें आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर और इसको बोलते हैं ऑमनीवर्स। डिकम्पोजर फीड ऑन ऑल द अबोव ट्रॉफिक लेवल, डिकम्पोजर सारे ट्रॉफिक लेवल को फीड करते हैं, ठीक है। Pyramids. The pyramid of biomass is a graphical representation that depict the extent of biomass per unit area within different trophic levels in an ecological system. In grassland and forest, there is a gradual decrease in biomass of organisms at successive level from the producers to the top carnivores. Thus, pyramids are upright. Pyramids कैसे होते हैं? upright होते हैं ये। However, in a pond, as the producers are small organism, their biomass is very less, क्योंकि producers small organism होता है और उनका biomass बहुत कम होता है, and this value gradually show an increase toward the apex of the pyramid, thus making the pyramid inverted in shape। तो इनका pyramid कैसा होता है? ponds में कैसा होता है? inverted होता है shape के अंदर। inverted pyramid of biomass in pond, pond के अंदर ये pyramid होता है, ठीक है। सबसे plankton ये 5 kg है
और क्रेस्टेशियन 25 kg, स्मॉल फिशेज 100 kg और बिग फिशेज 1000 kg। तो इनका पिरामिड कैसा हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स एट successive trophic levels. This happens because a toxic substance is accumulated by an organism which cannot be metabolized or excreted and is thus passed on the next trophic level. This phenomenon is well known for mercury, Hg या DDT। किसकी वजह से होता है, मरकरी और DDT की वजह से, मतलब इस फेनोमेनन को बोलते हैं मरकरी या DDT। DDT इज़ ए केमिकल सब्सटेंस है, ये DDT विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बायोलॉजिकली। ये कैसा होता है, ये बायोलॉजिकली रूप से डिग्रेड नहीं हो पाता है। इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है लोअर ट्रॉफिक लेवल से ये, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हायर ट्रॉफिक लेवल में। स्नेक इज ए टर्शियरी कंज्यूमर है स्नेक, ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ DDT, जो छिड़काव होता है DDT का, विल बी मोर इन स्नेक, स्नेक में सबसे ज़्यादा होगा ये। इट इज़ डिपॉजिटेड इन फैटी टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। DDT इज़ एन इंसेक्टिसाइड है, DDT क्या है, एक इंसेक्टिसाइड। बायोनोमिक्स एंड बायोमैग्निफिकेशन इन इकोलॉजी। बायोनोमिक्स, बायो का मतलब है लाइफ, नोमोस का मतलब है ला, is the comprehensive study of an organism and its relation to its environment. It is synonym of ecology, ecology का synonym है ये, और it stress the value of natural system पे stress डालता है, which influence human system and is not related to the management of life. बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियो, ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल इन अर्थ साइंस। ए बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ए pathway by which in a chemical substance move through both biotic and abiotic component of earth, ठीक है, ये एक साइकिल है और जिसमें जो केमिकल सब्सटेंस है वो बायोटिक से अबायोटिक, ठीक है, जैसे बायोटिक से अबायोटिक में और अबायोटिक से बायोटिक में ऐसे करके क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। बायोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन ETC आर फाउंड इन नेचर में, ये पाया जाता है नेचर में, और दीज आर मेनली ऑफ 2 काइंड्स का होता है ये बायो जियो केमिकल। ये 2 टाइप के, एक तो गैसियस साइकिल है और एक है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में आता है O2N2 और सेडिमेंट्री साइकिल में आता है कैल्शियम, ठीक है, इनका देख लेंगे। यह सब क्या है, बायोकेमिकल साइकिल है। Ecological succession is the gradual process by which ecosystem change and develop over time. In grassland, trees have already been cleared away due to fires in the past, which also change the ground composition. Without the trees to hold them, water washes away most of the soil. And the underlying ground becomes the pioneer population, which is then replaced by grass. The grass, however, absorbs most of the water before it reaches the roots of the shrub. Clements studied different species of plants and gave a generally agreed upon definition in 1916. According to him, biotic succession is a natural process of displacement of one particular community by another in particular area, ठीक है। बायोटिक सक्सेशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की जगह, जब बाय अनोदर इन पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, वन पार्टिकुलर कम्युनिटी बाय अनोदर, ठीक है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की जगह जब दूसरी पार्टिकुलर कम्युनिटी आ जाती है। ए साइंटिस्ट नेम E. ओडम डिस्क्राइब्ड इट एज ए सीक्वेंस्ड प्रोसेस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोटिक सक्सेशन इज एज फॉलोज, ठीक है, क्या है बताया इन्होंने, ये है न्यूडेशन और माइग्रेशन होता है, और ये क्या है, इकेसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। ये क्या है, ये एक स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। कैसे कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वही है, इसमें ये प्रोसेस है एक तरह का जिसमें जो इकोसिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है और
मतलब बदलता रहता है और डेवलप होता रहता है। एनवायरमेंटल मूवमेंट, इनमें क्या क्या है? चिपको मूवमेंट वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया और 1973 में स्टार्ट हुआ था। 26 मार्च 1974 को गोरा देवी जो थी गैदर्ड अदर वोमेन अराउंड हर विलेज इन द गढ़वाल हिमालय, बहुत सारी इन्होंने वोमेंस को कलेक्ट किया अपने साथ में, एंड प्रिवेंटेड लोगर्स फ्रॉम फीलिंग ट्रीज बाय स्टिकिंग टू द ट्रीज। ये पेड़ों को काटने से बचा रही थी उन्हें पेड़ को, और उस पर क्या कर रहे थे, ये सब चिपक गए थे पेड़ पे। दिस एक्ट बाय इलिटरेट ट्राइबल एंड विलेज वुमेन टू रिक्लेम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट वाज ए ड्रामेटिक मूवमेंट नोन एज चिपको आंदोलन कहा गया था इसको, और एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल था दैट गिव बर्थ टू द मॉडर्न इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट। इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी है इकोलॉजी, और वाज द स्लोगन ऑफ चिपको मूवमेंट का ये स्लोगन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मल्टी मॉडल डैम ऑन द नर्मदा रिवर। अपीको मूवमेंट ये वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था ये भी, और ये भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, भाई समरी पढ़ा रही हूँ, थोड़ा जल्दी करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, समझ लेंगे, देख लेंगे एक बार ध्यान से, चाहे वीडियो थोड़ा रोक के देख लेना बीच बीच में आप। The ecological footprint is a measure of human demand on the Earth's ecosystem. It is a standardized measure of demand for natural resources that may be contrasted with the planet's ecological capacity to regenerate. It can be defined as the biological productive area required to provide everything people need to sustain their life. ठीक है, मतलब ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया, ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया है ये, जहाँ मतलब लोग अपना जीवन बिता सकते हैं, जो वहाँ उनको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी हो। इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल, वुड, फाइबर्स, फॉसिल फ्यूल यूज एंड आल्सो द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इट्स यूनिट इज कैसी यूनिट है इसकी? ग्लोबल हेक्टेयर्स। इट इज़ ए नोटेबल दैट आवर इकोसिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विस ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। Social cost of carbon or SC CO2 is a measure in monetary value of the long-term damage done by a ton of carbon dioxide CO2 emission in a given year. EPA Environment Protection Agency है ये EPA and other federal agency use climates of the social cost of carbon to evaluate the climate impact of rule making. अभी क्या दिखाया गया? ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिखाया गया है इसके अंदर, ये दिखाया है इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है इसमें, और वाटर यूज़, सीवेज और इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब 5 ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, इसने दिखाए थे, इसने जो इकोसिस्टम के 5 ग्रुप्स थे उनको बताया था। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम सर्विस के एग्जाम्पल हैं ये, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और क्रॉप पॉलिनेशन, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये डिफरेंट सर्विस हैं इकोसिस्टम की। क्या कौन कौन सी हैं? रेगुलेटिंग सर्विस है, इसके अंदर आता है कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज़। सपोर्टिंग सर्विस, इसके अंदर आता है न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन। कल्चरल सर्विस, इसमें आता है स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल और रिक्रिएशनल सर्विस, ठीक है। और प्रिजर्विंग, इसके अंदर क्या आता है? प्रिजर्विंग सर्विस में डाइवर्सिटी मेंटेनेंस, ठीक है। इकोसिस्टम सम फैक्ट फॉर एग्जाम के लिए देख लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इकोसिस्टम इज नोन एज, इसको क्या यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल इविल बोलते हैं, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और इट एब्जॉर्ब टू मच इनलैंड वाटर एंड डिक्रीज वाटर लेवल एट द प्लेस ऑफ इट्स प्लांटेशन, ठीक है। वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है जहाँ भी ये प्लांट लगता है। और कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लैंटिक इकोसिस्टम रेफर्स टू द स्टैटिक वाटर हैबिटेट्स लाइक पॉन्ड, लेक, स्वैम्प्स और मार्सेस, इसको बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम, इसमें क्या आता है? मूविंग वाटर हैबिटेट लाइक रिवर, ठीक है, जहाँ जिसमें पानी बहता रहता है वो आता है लोटिक इकोसिस्टम के अंदर। और जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वो आता है लैंटिक इकोसिस्टम में। इकोटोन इज ए रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ का
ट्रांजिशन होता है इकोसिस्टम, जैसे ये ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, इन दोनों को मिला के बन रहा है इकोटोन। ठीक है। ओशियनिक इकोसिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, जो ओशियनिक इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय एजी टांसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। ऑर्डर ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसा है ये इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान रखना है। पहले मैंग्रोव है, मैंग्रोव से कम है ग्रासलैंड, और फिर है लेक, फिर है ओशियन। एन इकोसिस्टम विद मोर डाइवर्सिटी हैज़ मोर प्रोडक्टिविटी। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड सेरी, बोलते हैं इसको। ठीक है। अब है फाइनोक्लाइन, इट शोज डेंसिटी ग्रेडियंट इन एन एक्वेटिक सिस्टम, में डेंसिटी को दिखाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट को। और हेलोक्लाइन इट शो ए साल्ट ग्रेडियंट को दिखाता है एक्वेटिक सिस्टम के अंदर। थर्मोक्लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर के चेंज को रिप्रेजेंट करता है विद ए डेप्थ ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम। अर्नी नेसिस इन 1973 यूज द टर्म डीप इकोलॉजी, टर्म यूज किया था किसने, अर्नी नेसिस ने 1973 के अंदर। इकोलॉजिकल निशे टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोसेफ ग्रीनेल ने ये टर्म यूज किया था इकोलॉजिकल निशे इन 1917 में, और हु कॉल्ड इट माइक्रो हैबिटेट बोला था इसको। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन डब्ल्यू बेनेट ने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन टर्म यूज किया था, कंसेप्ट दिया था इसका। ही प्रपोज्ड द कंसेप्ट इन हिज बुक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्शन, ये इनकी बुक थी। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब पास हुआ था, 1972 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पास हुआ था 1986 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये पास हुआ था 1980 के अंदर। ओशियनिक आउटफ्लो इज द प्रोसेस इन विच वार्म एंड न्यूट्रिएंट लेस वाटर एट द सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर बाय एयर फ्लो। समझ गए, ये क्या है, ओशियनिक आउटफ्लो प्रोसेस है। इको सेंसिटिव जोन्स आर मेंशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड 1986। The vehicles used for commercial activities in eco-sensitive zones have been regulated। यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं के लिए जो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं उन पे बैन होता है, बट आर नॉट प्रोहिबिटेड हैंस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, रेस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये सब चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी हुई और एग्रीकल्चर जो हुआ ये प्रोहिबिटेड नहीं है यहाँ। सम ऑफ दीज आर रेस्ट्रिक्टेड एंड सम ऑफ देम हैव बीन रेगुलेटेड। ठीक है, अभी तो ये समरी कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच की स्टडी है ये, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको ऊपर समरी के अंदर ही सारा। द वर्ड इकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक ओइकोस मीनिंग हाउस ऑफ एनवायरनमेंट, और इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्मल interaction with abiotic component of their environment। और वर्ड इकोलॉजी या ओइकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, किसने दिया था ये, अर्नेस्ट हैकेल ने 1834 में। हैकेल डिफाइंड इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी इन डिफरेंट एज रेफर्स टू ए broader spectrum encompassing not only plants, animal species and climate but also टू ह्यूमन बींग्स एंड इट्स फिजिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, इकोलॉजी के अंदर प्लांट्स, एनिमल, स्पेसीज, क्लाइमेट ये तो आता ही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उनका फिजिकल सराउंडिंग्स भी आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये, टांसले ने। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टांसले इन 1935, हु डिफाइन एज इकोसिस्टम ए particular category of physical system consisting of organism and inorganic component in a relatively stable equilibrium, open and air of various sizes and kinds। An ecosystem is a community of living organism, plant, animal and microbe, इन सब की community क्या है, ecosystem है, along with the non-living component of their environment like air, water, minerals, soil etc. interacting as a system। These biotic and abiotic component are considered as linked together through nutrient cycle and energy flows। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है और एनर्जी फ्लो है इनके थ्रू क्या होते हैं, ये सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं।
As ecosystem are defined by the network of interactions among organisms and between organisms and their environment, these can vary in size from as well as drop in the pond to as large as in ocean. मतलब स्मॉल भी हो सकते हैं और ओशियन की तरह लार्ज भी हो सकता है. द अर्थ इट सेल्फ इज ए लार्ज इकोसिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम. बताना कौन सा ट्रू नहीं है. तो ट्रू नहीं है, इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम. बल्कि ये क्या है, ओपन सिस्टम है. इकोसिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम है. इट रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट. और ये फंक्शनल यूनिट है और इट हैज़ ऑन प्रोडक्टिविटी. इसकी खुद की प्रोडक्टिविटी है. An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living component of their environment, like think air, water and mineral soil, interacting as a system. और क्या फीचर है इसकी इकोलॉजी की? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसके? इट इज़ नॉर्मली ओपन सिस्टम है ये, विद ए कॉन्टीन्यूअस बट वेरिएबल इनफ्लक्स एंड लॉस ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी. इकोसिस्टम कैसा है? ओवरऑल इंटीग्रेशन है ऑफ द होल मोजाइक ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. इंटरेक्ट होता रहता है आपस में, सब इंटरेक्ट करते हैं इसके अंदर. और एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है विद नो लिमिट ऑफ बाउंड्रीज. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का बना होता है ये, और वे आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. इट्स फंक्शनल यूनिट इज़ कैपेबल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैपेबल है, सर्कुलेशन के लिए और एक्यूमुलेशन के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम. बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट नहीं है क्लोज्ड सिस्टम. बल्कि कैसा इकोसिस्टम? एक ओपन सिस्टम है. कंप्राइज होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से, और अपनी इसकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है. और एक क्या है? नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है. विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम. कौन से 4 कंपोनेंट इकोसिस्टम के? एबायोटिक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. ठीक है. ये कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के. देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम विच इंक्लूड एबायोटिक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर एज या रिड्यूसर्स. Whereas producer, consumer and decomposer are included in a broad component, biotic material or biotic factors. Which one of the following is the best description of the term ecosystem? Ecosystem को बताना है सबसे बेस्ट कौन डिफाइन करता है. ये क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. ठीक है. ये ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है जिस एनवायरनमेंट में वे रहते हैं, जो उसके साथ बनती है. All the organism and abiotic component of the environment form the ecosystem of the place. Thus, ecology deals with the organism and its environment. Which of the following is an artificial ecosystem? कौन सा है इसमें? फील्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. बाकी पॉन्ड्स, फॉरेस्ट ये क्या है? नेचुरल है. लेक्स भी नेचुरल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो ये है राइस फील्ड. बाकी ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, लेक ये सब कैसे हैं? नेचुरल है. An artificial ecosystem meets all the criteria of a natural ecosystem but is made and controlled by humans. ठीक है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ह्यूमन कंट्रोल करता है और वो उसको बनाता है. ऑर्चार्ड, फार्मलैंड, गार्डन, ह्यूमन मेड रिजर्वर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड एज एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ठीक है. ये इकोसिस्टम की कैटेगरी है. ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट ये सब क्या है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. जबकि लेक, रिवर और ओशियन ये सब क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है. नोटेबली एग्रीकल्चर अंडर ह्यूमन इकोसिस्टम हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट. हैंस ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. अब द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन ए गिवन एरिया इज नोन है. जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. जिसको एनवायरनमेंट क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है. ये है एक ऑर्गेनिज्म की संख्या जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट कैन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट इज कॉल्ड कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेनेबली सपोर्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये है इकोलॉजिकल निशे. Ecological niche characterize the position of a species within an ecosystem
कंप्राइजिंग स्पीसीज, हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल। ठीक है, ये सब इकोलॉजिकल नीचे में आता है। ठीक है, स्पीसीज की पोजीशन इकोसिस्टम के अंदर, क्या उसकी पोजीशन है, और उसकी जो हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इकोलॉजिकल नीचे। द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी एक्चुअल लोकेशन को बोलते हैं हैबिटेट। द लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, water, air, shelter and other needs on their habitat. A biome is a plant and animal community that covers a large geographical area. Biome जो है प्लांट की और एनिमल की कम्युनिटी होती है जो कि बहुत ही बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। सम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जैसे फॉरेस्ट है, ये बायोम का एग्जाम्पल है, बायोम्स है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, टुंड्रा बायोम्स हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, तो ये है मैरीन इकोसिस्टम। देयर आर मेनली टू काइंड ऑफ इकोसिस्टम, टू काइंड्स का होता है इकोसिस्टम, एक्वेटिक होता है और टेरेस्टेरियल। मैरीन इकोसिस्टम आर द बिगेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, बिगेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, मैरीन इकोसिस्टम, विच कवर अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन 97% ऑफ अवर प्लानेट्स वाटर। सो ऑप्शन डी क्या हुआ, करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो ये है ओशियन। ओशियन जो है लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। एक्वेटिक इकोसिस्टम रेफर्स टू लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए वाटर बॉडी एंड द इंटरेक्शंस दैट टेक प्लेस अमॉन्ग देम। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक सिस्टम को भी कैटेगराइज किया जा सकता है किसमें, मैरीन इकोसिस्टम में और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। मैरीन इकोसिस्टम कवर्स अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस और एंड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ द प्लानेट्स वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कौन सा हेल्प नहीं करता है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में, तो ये है कटिंग फॉरेस्ट, इससे तो इम्बैलेंस होता है। और बाकी एफोरेस्टेशन हुआ, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, का मेन कॉज बताना है क्या है, तो ये है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया, while desertification, floods, famines and rainfall variations are secondary causes. Next, which of the following is an act that disturbs the ecological balance, तो ये है लंबरिंग। बाकी वन महोत्सव हुआ, सोशल फॉरेस्ट्री हुआ और एफोरेस्टेशन हुआ, ये सब उसके लिए फ़ायदेमंद है। इट इज़ लंबरिंग विच डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट, द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन बाय, किसके द्वारा ऑब्टेन होता है ये, ओमनीवर्स के द्वारा, जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है इकोसिस्टम का। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम, कौन कौन से हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर आते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जिन्हें हर्बीवर्स बोलते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको कार्निवर बोलते हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर आता है टर्शियरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं ओमनीवर्स। डिकम्पोजर फीड ऑन ऑल द अबोव ट्रॉफिक लेवल्स, हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या हुआ आंसर, ओमनीवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये है एयर। बाकी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, ये सब बायोटिक है, इनको जैविक बोलते हैं हिंदी में। बायोटिक कॉम्पोनेंट आर द लिविंग थिंग्स होते हैं ये दैट शेप्स एन इकोसिस्टम। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट, कंज्यूमर एनिमल और ह्यूमंस हैं, और डिकम्पोजर में आता है फंगी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज, तो कौन सा है ये, सोलर एनर्जी। ये जो इको बॉडी का जो सोर्स, एनर्जी का सोर्स है उसका ये मतलब ये इको बॉडी का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है ये इकोलॉजिकल बॉडी के अंदर। इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो ये क्या है, सोलर एनर्जी। कंसर्निंग द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज या आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म्स,
तो बताना इसका आंसर हो गया 23, फंगी होता है और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स आर नेचर रिसाइकलर्स होते हैं ये, एज दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इन सबको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। द टर्म ऑर्गेनिक मैटर रेफर्स टू द मैटर दैट कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। डिकम्पोजर्स आर मेनली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट एंड माउल्ड्स that break down bodies of dead organisms and release compounds that can be used by the producers. Which of the following are the primary consumers in an ecosystem? Select the correct answer from the codes given below. इनमें से बताना है कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है इकोसिस्टम का। तो आंसर इसका 1 and 2 आंट्स हुआ और डियर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। मेनली हर्बीवर इन ए फूड चेन आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन द गिवन ऑप्शंस डियर इज हर्बीवर्स, hence it is a primary consumer. Ants fall under decomposer and primary consumer both. ठीक है, ये decomposer भी है और primary consumer भी है ant. It eats plant and receive energy from cellulose. Tiger is carnivores and fox is omnivores. Significantly primary consumers feed on primary producers. ठीक है, जो primary consumer होते हैं वो किसको फीड करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को। सो आंसर ए इज़ करेक्ट। इन ए फूड चेन मैन क्या है, मैन तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी भी है। इन फूड चेन देयर आर ट्रॉफिक लेवल्स, ऑटोट्रोफ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन के। द प्राइमरी कंज्यूमर इज द हर्बीवर, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवर आते हैं दैट फीड ऑन द प्लांट, जो कि प्लांट को ईट करते हैं। सेकेंडरी में है स्मॉल कार्निवर्स, ये क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर में आते हैं लार्जर कार्निवर्स। सो इन फूड चेन मैन इज द प्राइमरी एज वेल एज ए सेकेंडरी कंज्यूमर हु फीड ऑन बोथ प्लांट एंड प्रोडक्ट एंड मीट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 10% लाइज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। द 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय रेमंड लिंडरमैन इन 1942। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। According to this law, during the transfer of energy from organic food from one trophic level to the next, only about 10% of the energy from organic matter is stored as flash. ठीक है, 10% एनर्जी को ही क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। The remaining is lost during transfer, breakdown, respiration और lost to incomplete digestion by higher trophic level. ठीक है, बाकी क्या हो जाती है, lost हो जाती है इन तरीके से। When organisms are consumed, 10% of energy in the food is fixed into flash. फ्लैश के अंदर 10% एनर्जी तो फिक्स होती है and is available for next trophic level, carnivores or omnivores. When a carnivore or an omnivore consume that animal, only about 10% of energy is fixed in its flesh for the higher level. ठीक है, thus at every level of the food chain, first, second and third and top level, the consumer convert only 10% of the accumulated energy into his body weight. समझ गए। नेक्स्ट है इन द मेरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, कौन सा है ये, मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर बताना है मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आल्सो नोन एज माइक्रोएल्गी बोलते हैं इसको, आर सिमिलर टू द टेरेस्टेरियल प्लांट इन दैट दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन आर buoyant एंड फ्लोट इन द अपर पार्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, ये ओशियन के अपर पार्ट में फ्लोट करते हैं। वेयर सनलाइट पेनिट्रेट्स द वाटर, फाइटोप्लैंक्टन आल्सो रिक्वायर्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स, फास्फेट एंड सल्फर विच दे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब अमोंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, क्या है प्रोड्यूसर सिस्टम, तो ये है ग्रीन प्लांट्स। प्लांट आर सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। इनको क्या करते हैं, ये खुद तो क्या है, सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म है और ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, और जनरली यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। ठीक है, लाइट से क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। दीज आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रोप्स बोलते हैं इनको, एंड आर फंडामेंटल टू द फूड चेन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स
दे आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स किनको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हैं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन इंक्लूड होते हैं? तो ये है ग्रीन प्लांट, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट हुए। विच पिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर्स। द हर्बीवर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कम एट सेकेंड नंबर पे आते हैं ये। और स्मॉल कार्निवर्स थर्ड पे, और टर्शियरी कंज्यूमर लार्ज होते हैं, फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आते हैं ये। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट इकोसिस्टम के बारे में बताना क्या ट्रू है? तो प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की तुलना में। ठीक है, इन ए गिवन सिस्टम, in a given ecosystem there are generally more producers than primary consumers and more primary consumers than secondary consumers and so on. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, बताना है कौन सा करेक्ट मैच है? तो करेक्टली मैच है ग्रीन प्लांट्स। ये क्या है? इकोसिस्टम में आते हैं। बाकी माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम तो नहीं है माउंटेन, ये तो ओशियन है। अबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया है, नहीं बैक्टीरिया तो बायोटिक कंपोनेंट है। और रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत है ना। ऑल द पेयर्स मेंशन इन द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम बट करेक्टली मैच्ड इज ओनली सी। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन with the non-living component of their environment. Since plants are living organisms, hence they are related to the ecosystem. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर बताना है इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज। तो करेक्ट फूड चेन क्या होगा इसका? ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक। ठीक है, एनी सब्सटेंस consumed to provide nutritional support for an organism is called food. Plants are self-feeding and make for their own food, whereas animals depend on plants for food. ठीक है, प्लांट तो खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं। फूड चेन depict the flow of energy through different organisms in an ecosystem. Notably, this flow is unidirectional होता है ये flow. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन द अबव फूड चेन इज एज फॉलोज। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन का। ग्रास प्रोड्यूसर है, उसको कौन ईट करता है? ग्रास होपर। और ग्रास होपर को फीड करते हैं फ्रॉग, फ्रॉग को फीड करता है स्नेक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चैन। तो इनमें से बताना कौन सा फूड चैन बनाता है? ग्रास, गोट और ह्यूमन। ठीक है, ग्रास को गोट खाती है, गोट को फीड करता है ह्यूमन। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज, कैसा होता है किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड? तो ये ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कहाँ होता है? पॉन्ड के अंदर। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। ठीक है, कुछ ना कुछ, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है तो एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट होती है। As each step, each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. ठीक है, सो ऑप्शन ए हुआ करेक्ट। बायोमास pyramid is reversed in which type of ecosystem? बताना है कौन से इकोसिस्टम में इन्वर्स होता है? तो ये पॉन्ड के अंदर। पॉन्ड के अंदर कैसा होता है? इन्वर्टेड। Pyramid of biomass is a graphical representation that depicts the extent of biomass per unit area within different trophic levels in an ecological system. In grassland and forest, there is a gradual decrease in the biomass of organisms at successive level from the producers to the top carnivores. Thus, pyramids are upright. ठीक है, however, in a pond, as the producers are small organisms, their biomass is least and this value gradually shows an increase. यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। द अपेक्स ऑफ द pyramid, thus making the pyramid inverted in shape. An inverted pyramid of biomass can be found in which ecosystem? किस इकोसिस्टम में मिलता है? मैरीन के अंदर inverted pyramid. An inverted pyramid of biomass can be found in marine ecosystem. The pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. ठीक है, which one of the following organism is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced into the ecosystem? तो किस में होता है सबसे ज़्यादा? ये
स्नेक के अंदर। DDT इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोमैग्नीफाइंग पोल्यूटेंट है विच इंक्रीज इन कंसनट्रेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स, है ना। प्रोड्यूसर से प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी में इंक्रीज होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में और सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर, ठीक है। इन द क्वेश्चन ओनली द स्नेक रिप्रेजेंट द टर्शियरी कंज्यूमर, सो द कंसनट्रेशन ऑफ DDT विल बी हाईएस्ट इन द, स्नेक के अंदर होगा DDT का कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनोदर इन एन इकोसिस्टम, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, एनर्जी का लेवल डिक्रीज होता है ना, एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जाती है तो डिक्रीज होती है एनर्जी। एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स is called energy flow, which is unidirectional. Energy flow through the trophic level from producer to subsequent trophic levels. This energy always flows from lower, मतलब प्रोड्यूसर से हायर हार्बीवर और कार्निवर में फ्लो होती है एनर्जी। There is a loss of some energy in the form of unusable heat at each trophic level, so the amount of energy during the transfer from one trophic level to another decrease in an ecosystem. The amount of energy during transfer from one trophic level to another in an ecosystem, तो ये क्या है, डिक्रीज होती है। Which one of the following trees is not eco-friendly, बताओ इनमें से कौन से इको फ्रेंडली नहीं है, तो यूकेलिप्टस। बाकी बबूल, नीम, पीपल ये सब क्या है, इको फ्रेंडली है। यूकेलिप्टस कंज्यूम मोर ग्राउंड वाटर देन अदर ट्रीज, दैट इज वाई इट ऑफन कॉल्ड इनेमी ऑफ द एनवायरमेंट बोलते हैं इसको। द वाटर लेवल गोज डाउन अक्रॉस द एरिया ऑफ यूकेलिप्टस प्लांटेशन, दीज प्लांटेशन आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। Which one of the following trees is considered to be an environmental hazard, तो कौन सा ये, यूकेलिप्टस है, ये एनवायरमेंटल के लिए क्या है, हैजार्ड है। द एग्जाम्पल ऑफ लैनेटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटीज, तो कौन सा है, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स जो है ये लैनेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर कम्युनिटी में। लैंटिक इकोसिस्टम रेफर्स टू द स्टैटिक वाटर हैबिटेट लाइक पॉन्ड, लेक, स्वैम्प्स एंड मार्सेस, ठीक है, स्टैटिक वाटर होता है ये। लोटिक इकोसिस्टम रेफर टू द डायनेमिक वाटर हैबिटेट लाइक रिवर, ठीक है, ये डायनेमिक वाटर हैबिटेट को शो करता है लोटिक इकोसिस्टम। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जो दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो ये है ओशियन। Ocean are the cradle of life on earth which harbor the highest level of biodiversity, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ओशियन में मिलती है। No terrestrial ecosystem can match the biological richness of a coral reef, not only in some species but also in variety and originality of survival strategy. Most stable ecosystem is, कौन सा है, ओशियन है। Which is the most stable ocean, तो है मैरीन या ओशियन। Which of the following is an example of anthropogenic biome, कौन सा है एंथ्रोपोजेनिक बायोम, तो ये है क्रॉपलैंड। फ्रेश वाटर, ग्रास लैंड, रेन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, नेचुरल बायोम है, जबकि क्रॉपलैंड जो है ये एंथ्रोपोजेनिक बायोम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, और मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। सबसे ज़्यादा यहाँ 1/3 जो वर्ल्ड की कोरल रीफ हैं ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में लोकेटेड हैं। थर्ड है कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो बताना है कौन सा करेक्ट है, तो आंसर हो गया D 1, 2 एंड 3, तीनों ही करेक्ट हैं। Corals and invertebrate animals reefs are created by hard coral which secrete a skeleton that can turn into giant structures like Australia Great Barrier Reef, ठीक है, इतना बड़ा स्केलेटन बन जाता है इसका, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन ट्रॉपिक ओशियंस नियर द इक्वेटर, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ यहीं पे पाई जाती हैं ट्रॉपिक ओशियन में। More than 1/3 of the world coral reef is located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. Coral reef
आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द प्लानिट, ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम है ये। दीज ट्रॉपिकल मैरीन कम्युनिटीज़ ऑक्यूपाई लेस देन 1% ऑफ द ओशियन फ्लोर बट आर द inhabited by more than 25% of all non-marine fish species. 32 of the 34 recognized animal phyla are formed on coral reef compared to 9 phyla in tropical rainforest. Which of the following is the largest ecosystem of the earth? तो ये है हाइड्रोस्फीयर, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है अर्थ का। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर, ठीक है। द बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट. इट इज ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमोसफेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर और लिथोस्फीयर में आती है लैंड. It is a narrow layer around the surface of the earth. The biosphere is absent at extremes of the north and south poles, the highest mountains and the deepest ocean. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है और इन सबसे मिलके बना है बायोस्फीयर. तो आंसर तो इसका बायोस्फीयर होना था फिर डी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो बताया था लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर है और आंसर यहाँ दिया है हाइड्रोस्फीयर. देख लेना इसे एक बार, है ना. द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इकोसिस्टम में जो एलिमेंट, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं? केमिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल या जियोलॉजिकल या फिर जियोकेमिकल. तो इसको बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है. आंसर होगा इसका बी. इज ए पथवे बाय विच ए केमिकल सब्सटेंस मूव थ्रू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ठीक है. इसमें केमिकल सब्सटेंस क्या करता रहता है? मूव करता रहता है. बायो जियोकेमिकल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन etc आर फाउंड इन नेचर. In case of which one of the following biogeochemical cycle, the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle. तो ये है फास्फोरस साइकिल. फास्फोरस इज ए केमिकल एलिमेंट है, ये अर्थ में पाया जाता है न्यूमरस कंपाउंड फॉर्म्स में सच एज फास्फेट के रूप में और आयन, फास्फेट आयन लोकेटेड इन वाटर में होता है, ये सोयल के अंदर और सेडिमेंट के अंदर होता है. मच ऑफ द फास्फोरस ऑन अर्थ इज टाइड अप इन रॉक एंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ठीक है, इनमें पाया जाता है. फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज्ड बाय वेदरिंग, लीचिंग, माइनिंग, इन सबसे रिलीज होता है फास्फोरस. सम ऑफ द पासिस थ्रू फ्रेश वाटर टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम वाया प्लांट, ग्रेजर, प्रीडेटर्स, parasites to be returned to those ecosystems by death and decay. Much of it, however, is deposited in the sea in shallow sediments, where it circulates readily in ocean deeps, whence it wells up only occasionally. Phosphorus is brought back to the land through fish harvest and through collection of guano deposit by seabird. ठीक है, वापस फिर से लैंड में आ जाता है. The movement of nutrient element through various component of an ecosystem is called, क्या बोलते हैं इनको? Biogeochemical cycle. Which one of the following is not related to the ecological balance? कौन सा ecological balance से related नहीं है? तो ये है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. बाकी वाटर मैनेजमेंट, एफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सब क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड है. इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? कौन से स्लोगन में ये मूवमेंट कि कौन सी मूवमेंट में स्लोगन दिया गया था? तो ये दिया गया था चिपको मूवमेंट के अंदर. इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ चिपको मूवमेंट. नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मल्टी मोडल डैम ऑन द नर्मदा रिवर. अपीको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, ये भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड था. चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था? ये प्लांट कंजर्वेशन से. चिपको मूवमेंट वाज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया, स्टार्टेड 1973 में स्टार्ट हुआ था. और गौरा देवी गैदर्ड अदर वुमेन अराउंड हर विलेज इन द गढ़वाल हिमालय एंड प्रिवेंटेड लोगर्स फ्रॉम फैलिंग ट्रीज बाय स्टिकिंग टू द ट्रीज. ठीक है, ये पेड़ों को गिराने से रोक रही थी. This act by literate tribal and village women to reclaim their traditional forest right was a dramatic movement known as Chipko Andolan, a non-violent struggle that gave birth to the modern Indian environmental movement. ठीक है, ये जिससे आज मॉडर्न इंडिया में इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट को जन्म दिया है जिसने.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम, और बताना है कौन सा करेक्ट है, इकोसिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। करेक्ट है 1 और 2। द टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था सबसे पहले। और दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं जो अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज एजी टांसले, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बायोटिक कंपोनेंट आर लिविंग थिंग्स होती हैं एंड शेप एन इकोसिस्टम। Autotrophic component are self-feeding organism of the ecosystem. These produce their food themselves. So statement 2 is also correct. Consumers are organisms of an ecological food chain which receive energy by consuming their organism. These organisms are formally referred to as heterotrophs बोलते हैं इनको. Hence statement 3 is wrong. ठीक है. Organic matter is recycled in ecosystem by decomposer. Decomposer are organisms such as bacteria, fungi that break down the organic matter of the dead body of plant and animals. ठीक है, इसको ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्लांट की डेड बॉडी हुई, प्लांट की, एनिमल्स की, इन सबको, है ना, इन सब की ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं। हैंस स्टेटमेंट 4 इज आल्सो रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, के ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये है मैंग्रोव, घटता हुआ बताना है ना, फिर है ग्रासलैंड, फिर लेक्स और फिर ओशियंस। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है मैंग्रोव के अंदर, उससे कम ग्रासलैंड, फिर लेक्स और फिर ओशियन के अंदर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स और ओशियन। कंसर्निंग फूड चैन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा करेक्ट है इसके अंदर। तो करेक्ट है ओनली 1। ए फूड चैन इलिस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच ए चैन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। नाउ मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज दैट एनर्जी मस्ट पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। व्हेन हार्बिवर एनिमल फीड ऑन प्लांट, energy is transferred from plant to animal. In an ecosystem, some of the animal feed on other living organisms while some feed on dead organic matter, ठीक है। The latter from the detritus food chain. Each chain usually has only 4 to 5 such links. Food chain are not found within population of a species because this would mean a human being eating another human, ठीक है। ये population के अंदर नहीं पाई जाती है food chain। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। करेक्ट है ई। द एनर्जी फ्लो इज द इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। कैसे चलता है एनर्जी का फ्लो, एक ही डायरेक्शन में चलता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल। द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। सन से एनर्जी कहाँ जाती है, प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर थ्रू। दिस एनर्जी इज देन पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन ए फूड चैन, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में पास हो जाती है फूड चैन के दौरान। द एनर्जी गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, ठीक है। दोबारा से वापस एनर्जी प्लांट को तो मिलती है उससे फिर। This makes the flow of energy in ecosystem unidirectional. According to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed in an isolated system, ठीक है। एनर्जी को तो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। According to the second law, whenever energy transforms into a new form, there is evident decay in its intensity. Similarly, with increasing trophic levels, availability of energy डिक्रीज इन द नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब आगे हैं कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, ये तो सब चल रहे थे प्री की, अब आगे हैं यूपीपीसीएस मेंस में आए हुए क्वेश्चन हो या फिर आईएएस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने यूज़ किया था ये टर्म सबसे पहले, तो ये किया था अर्नी नेसिस ने। कब किया था ये, 1972 के अंदर, एक नॉर्वेजियन फिलोसफर थी। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निशे वाज इनंसिएटेड बाय, किसने दिया था ये, ग्रीननेल ने।
जोसेफ ग्रीननेल रेफर टू द इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल niche as the ultimate distributional unit of species and subspecies. The measurement unit of ecological footprint क्या है measurement? ये है global hectares. Ecological footprint is a measure of human demand on the earth's ecosystem. It is a standardized measure of demand for natural resources that may be compared with the planet's ecological capacity to regenerate. It can be defined as the biological productive area required to provide for everything people need to sustain their life. ठीक है, इसमें क्या आता है? वो सारी चीज़ लोगों को प्रोवाइड करवाना जिससे वो अच्छा जीवन जी सकें. इट इंक्लूड फ्रूट आता है इसके अंदर, वेजिटेबल, वुड, फाइबर, फॉसिल फ्यूल्स यूज एंड इज आल्सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स यूनिट इज क्या है? इसकी यूनिट ग्लोबल हेक्टेयर है. The minimum area of the land required of completely sustain the life of persons is called his. क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. Which one of the following statement best describe the term social cost of carbon? It is a measure in monetary value of the. बताना है social cost of carbon क्या है. तो ये है एक it is a measure in monetary value of the long term damage done by a ton of CO2 emission in a given year. ठीक है. Social cost of carbon CO2 is a measure in monetary value of the long term damage done by a ton of carbon dioxide के द्वारा जो लॉन्ग टर्म में डैमेज किया गया है विदिन ए ईयर. EPA, Environmental Protection Energy Agency and other federal agency use estimate of the social cost of carbon to evaluate the climate impact of rule making. ठीक है, तो इसके अंदर इसको मेजर किया जाता है कार्बन को. ठीक है, कि एक साल के अंदर जो कार्बन का इमिशन हुआ है उसके द्वारा क्या डैमेज हुआ है, इस चीज़ को मेज़र किया जाता है किसमें? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के अंदर. रीड द लिस्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसर्न एंड द ईयर इन विच एक्ट वर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. बताना है, सन को मैच करना है और बताना है करेक्ट कौन सा है. तो ये डिटेल में देखेंगे इसका आंसर. करेक्टली मैच लिस्ट ये है इसकी. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में. शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स, तो ये आया था 1986 में. और रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ये आया था 2006 के अंदर. ठीक है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये आया था 1980 के अंदर. द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी फॉर इकोसिस्टम सर्विस प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस. सपोर्टिंग सर्विस बताना इनमें से कौन सी है. तो ये है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन. ये एक सपोर्टिंग साइकिल है. ठीक है, बताए थे मैंने, पहले भी एक्सप्लेन करे थे. ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम. कौन कौन सी? एक तो प्रोविजनिंग है, रेगुलेटिंग है, सपोर्टिंग, कल्चरल और प्रिजर्विंग. ये 5 कैटेगरी हैं इसकी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की. सपोर्टिंग सर्विस आर दोज हु आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विस. ठीक है, जो कि ऑल जो इकोसिस्टम सर्विस है उनके प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है सर्विस, ये तो हो गए सपोर्टिंग सर्विस. दे डिफर फ्रॉम द प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल सर्विस इन देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल आर आइदर इनडायरेक्ट और ओकर ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल सोयल फॉर्मेशन एंड रिटेंशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पोलिनेशन, वाटर साइक्लिंग etc. तो ये सब क्या हुआ? ये सारी क्या है? ये सपोर्टिंग सर्विस. प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इज कंसिडर्ड अंडर प्रोविजनिंग सर्विस के अंदर आता है फूड और वाटर का प्रोडक्शन. कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज ये आता है रेगुलेटिंग सर्विस के अंदर. और मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी ये किस में आता है? प्रिजर्विंग सर्विस में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन. बताना है. तो ये है डायटोम्स, क्रस्टेशियंस और हैरिंग्स. ये करेक्ट सीक्वेंस है फूड चेन का. ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोनोमिक्स. बताना बायोनोमिक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो आंसर हो गया इसका 2 और 3.
क्या है 2 and 3 देख लेते हैं एक बार। ये इट इज़ synonyms with इकोलॉजी और इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम। इकोलॉजी का एक तो synonyms है बायोनोमिक्स, और इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम। इन इकोलॉजी बायोनोमिक्स ग्रीक बायो लाइफ नोमोस का मतलब है ला इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। अनोदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस वर्ड इज द टर्म करंटली रिफर्ड एज इकोलॉजी। इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम पे की वैल्यू पे स्ट्रेस डालता है ये, जो कि ह्यूमन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, एंड इज नॉट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। तो ये है फाइनोक्लाइन, ये डेंसिटी ग्रेडियंट को दिखाता है वाटर सिस्टम की। फाइनोक्लाइन इंडिकेट ए डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ एनी वाटर सिस्टम। हेलोक्लाइन शोज सैलिनिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम, और थर्मोक्लाइन शो ए चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ ए वाटर सिस्टम। In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the किससे nutrient to the surface. Winds blowing across the ocean surface push water away. Water then rises up from beneath the surface to replace the water that was pushed away. ठीक है, जो विंड चलती रहती है ओशियन सरफेस पे, ये क्या करती हैं, वाटर को क्या करती हैं, पुश कर देती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपव्हीलिंग बोलते हैं इसको। वाटर दैट राइजेज टू द सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ अपव्हीलिंग इज टिपिकली कोल्डर, इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। These nutrient fertilize surface water, meaning that these surface water often have high biological productivity. ठीक है, वाटर वहाँ क्योंकि चेंज हो जाता है, जो therefore good fishing grounds are found where upwelling is common. ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर राइज होता है सरफेस के नीचे से और उसको आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है। फिर वहाँ जो वाटर होता है उसके पास जो जहाँ वो वाटर पहुँचता है वो उस वाटर के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कंसर्निंग इको सेंसिटिव जोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया इसका डी, इसमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। इको सेंसिटिव जोन आर मेंशन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन किया गया इको सेंसिटिव जोन को। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब क्या करेक्ट है देखते हैं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ कहाँ, tourism activities like flying over protected areas in an aircraft or hot air balloon and discharge of effluents and solid waste in natural water bodies और terrestrial areas, ये जो prohibited activities हैं, prohibited activities के अंदर ये आती हैं। इको सेंसिटिव जोन में ये एक्टिविटीज़ क्या है, prohibited है, मतलब तुम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। रेगुलेटेड एक्टिविटी में क्या आता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, ट्री को नहीं काट सकते हो। इस्टेब्लिशमेंट होटल रेस्टोरेंट ये नहीं बना सकते। कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम, इजी एडोप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड ईटीसी, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, ये सारी एक्टिविटी रेगुलेटेड है। परमिटेड क्या है, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस बाय लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं इको सेंसिटिव जोन के अंदर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, एडोप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फिर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर रीजन, और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। असर्शन क्या दिया है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, जो वेरियस कंपोनेंट है इकोसिस्टम के वे इंटरडिपेंडेंट नहीं है। रीजन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आंसर हो गया ए फॉल्स है, बट आर क्या है, ट्रू है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन ईच अदर। इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म राइज और फॉल्स देन दिस कैन अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, एक स्पेसीज या एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अगर राइज होती है या कम होती है तो पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर देती है। इफ़ द फॉक्सीज इन द फूड चेन अबव वर किल्ड द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स वुड इंक्रीज।
बिकॉज दे आर नो लॉन्गर प्रे टू द फॉक्स। ठीक है, अगर फॉक्स नहीं होंगी तो रैबिट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट द फिजिकल एनवायरमेंट इन मैनी वेज, ओवर पॉपुलेशन, pollution, burning fossil fuels, and deforestation. Change like these have triggered climate change, soil erosion, poor air quality, or undrinkable water. So R is correct. ठीक है। In the grassland, trees do not replace the grasses. Trees grasses को replace नहीं करते हैं as a part of an ecological succession. Because of क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न है वाटर लिमिट्स एंड फायर के कारण। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस है ये बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। ठीक है, इकोसिस्टम इसके अंदर चेंज होता है और डेवलप होता है। इन ग्रासलैंड ट्रीज हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड अवे ड्यू टू फायर्स इन द पास्ट। ठीक है, विच आल्सो चेंज द ग्राउंड कंपोजिशन। विदाउट द ट्रीज टू होल्ड दैम, वाटर वासिज अवे मोस्ट ऑफ द सोयल। ठीक है, ट्री नहीं होते हैं वहाँ तो सोयल को क्या कर देता है, वाटर वॉश कर देता है। The underlying ground becomes the pioneer population, which is then replaced by grass. The grass, however, absorbs most of the water before it reaches the root of the shrub. Thus, ecological succession does not occur beyond the grass. The concept of ecological transition, ये किसने दिया था? ये दिया था बेनेट ने। The concept of ecological transition was first used by John W. Bennett. He proposed the concept in his book, The Ecological Transition, Cultural Anthropology and Human Adaptation. Ecological transition means the development of an anthropocentric orientation toward the natural world that emerged in the Western Renaissance but has since characterized every civilization and nation. Ecologically speaking, the transition is expressed in the growing incorporation of nature into culture and by the breakdown of local self-sufficiency, the ability of the local group to satisfy its need with existing resources in a particular geographical range. The entire sequence of communities that successively change in a particular area are called, तो इसको क्या बोलते हैं, सेरी। The entire sequence of communities that successively change in a particular area are called series. Which one of the following is the correct sequence of phases of biotic succession? तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है बायोटिक सक्सेशन के फेजेस का। तो ये है न्यूडेशन, फिर है माइग्रेशन, एसिस और रिएक्शन, और फिर होता है स्टेबलाइजेशन। ठीक है। F. Element studied different species of plants and gave a generally agreed upon definition in 1916. According to him, biotic succession is a natural process है ये of displacement of one particular community by another in a particular area. A scientist named Odum described it as a sequenced process. The correct order of biotic succession is as follows. ठीक है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, एस्केसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। न्यूडेशन क्या होता है? It is the development of a bare site uninhabited by an organism. The process is usually caused by the disturbance. ठीक है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। These factors can be either topographic, soil erosion और wind erosion. इनके अंदर ये फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब जिससे वो वहाँ का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्लाइमेटिक भी हो सकता है, हेल्स, स्टॉर्म, ग्लेशिएशंस, फायर एटीसी, और बायोटिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है, क्या ना, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता, कोई भी नहीं रहता है जहाँ। इन्वेजन और माइग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन हेल्प द अराइवल ऑफ सीड्स, स्पोर्स और अदर रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसीज, इन्वेसिव स्पेसीज और नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म विच कैन स्प्रेड वाइडली इन ए कम्युनिटी। ठीक है, इसमें प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रोसेस है इन्वेशन का या माइग्रेशन का जो हेल्प करता है किसके, सीड्स के अराइवल में, स्पोर्स की, और रिप्रोडक्टिव प्रोपागल्स हो सकता है वहाँ, है ना, अदर स्पेसीज़ का, जिससे वहाँ इस्टेब्लिशमेंट हो सके। फिर है एस्केसिस, दिस इज़ द इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी का ये इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट है। दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द सोयल स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है ये। द स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज कोलोनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इन दिस स्टेज द अर्ली कोलोनाइजिंग स्पीसीज proliferate abundantly through germination, growth and reproduction.
Ascesis is due to allogenic mechanism alone. This is the stage at which the pioneer species survive the dispersal mechanism. Reaction क्या होता है? The environmental condition get modified by the action of species occupying the habitat. These changes subsequently trigger the displacement and replacement of one species by another. Stabilization is the process by which the climax community gets established. और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ए मैच्योर सेल्फ सस्टेनिंग स्टेबल एंड इज द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन. द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस आर अल्टर्ड एंड स्टेबलाइज्ड टू सच लेवल. ठीक है, फिजिकल केमिकल कंडीशंस क्या होती हैं? अल्टर्ड होती हैं और ऐसे लेवल को स्टेबलाइज करती हैं दैट इट सपोर्ट द एंटायर कम्युनिटी, जिससे जो सभी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है. The climax community are best adapted to the regions of succession and the community structure is likely to continue until another disturbance steps in. Next, which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? तो बताना है करेक्ट सीक्वेंस. तो इसका आंसर होगा सी, पॉपुलेशन. इससे बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम से लैंडस्केप बनता है. ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था मैंने समरी के अंदर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बारे में बताना है. तो बोथ 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हैं. द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रोफ लेवल इज सेड टू बी द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेट्रोट्रोफ लेवल. ठीक है, ऑटोट्रोफ लाइक ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, हेट्रोट्रोफ्स लाइक हर्बीवर्स आर द सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? तो कौन सा है? मैंग्रोव, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक, फिर ओशियन. ये डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का सिस्टम है. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इज मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियंस. डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन्स. हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. इकोलॉजी चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. कल चैप्टर चलेगा 3rd. ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो. और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें.